हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू रैंक प्लस नीट चैनल। आज का ये वीडियो में एक बहुत ही प्रैक्टिकल सेशन आपका लेने वाली हूँ कि इज नीट 2025 स्टिल पॉसिबल। अब ये जो सवाल जो बच्चा पूछ रहा है वो दो तरीके का बच्चा है। पहला तरीका है जिसको ये लगता है कि वो जीरो पर है, अभी तक कुछ नहीं किया, क्या आप इस कैटेगरी में आते हो? या दूसरा वो बच्चा है जो पढ़ तो पूरे साल रहा है, उसका सिलेबस भी 1 महीने 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, बट स्टिल जब वो मॉक टेस्ट देता है तब उसका स्कोर 250 450 के बीच में ही रह पाता है, उससे ज़्यादा वो भर ही नहीं पा रहा, विच मीन्स कि उसकी तैयारी में कहाँ कमी रह रही है। और अभी जब मई में एग्जाम आ ही गया तो क्या ये 4 महीने काफ़ी हैं टू कवर द कोर्स? तो मैं प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगी और इसका सीधा सटीक आंसर शुरुआत में ऑप्टिमिज्म से स्टार्ट करेंगे। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। मैं इसका एक बहुत अच्छा तर्क आपको देने वाली हूँ। तर्क क्या है? बच्चा 2 या 3 साल पहले की बात करो, तब क्या होता था? तब आपका जो सिलेबस था, जो नीट का एग्जाम बच्चा देता था, उसके सिलेबस में इस बार जितने चैप्टर्स आ रहे हैं उससे डबल अमाउंट ऑफ चैप्टर्स आते थे। केमिस्ट्री में 40 चैप्टर, फिजिक्स में भी 40 चैप्टर, बायोलॉजी में भी 40 चैप्टर्स, अराउंड 40 चैप्टर्स ईच आप मान के चलो। अब वो चैप्टर्स आपकी कम होके 10 चैप्टर रह गए, आपका कोर्स हो गया है आधा। ये आधे कोर्स के लिए आप सोचे कि वो बंदा जो 40 चैप्टर हर सब्जेक्ट का पूरे साल पढ़ता था, अब आपके पास आधा साल बाकी है, मान के चलो आधा साल है, नो मैटर, क्योंकि आप फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन करेंगे तो फास्ट ट्रैक के लिए 6 मंथ्स नहीं 4 मंथ्स नहीं, मान लीजिए आधा साल बाकी है और आधा ही कोर्स आपको करना है। Isn't it very much possible कि जो बच्चा 1 साल में करता था वो आप इन 4 महीने में अचीव कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस कम हो चुका है। बस आपको तैयारी कैसे रखनी है, कैसे कहाँ पे आपको सही चीज सटीक तरीके से टारगेट करनी है, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। तो शुरुआत ही मैं इससे करती हूँ कि 2 प्रकार का बच्चा है ये जिसने वीडियो खोला है। एक है जिसका पहले से ही लूजर माइंडसेट है, उसको लग रहा है साल खत्म हो गया, उसके दिमाग में आ रहा है कि इस साल छोड़ दो, अगले साल ट्राई करते हैं, है ना, स्टार्ट करेंगे मई से, पहले एग्जाम दे देते हैं, ये वाला एग्जाम होने दीजिए, फिर मई से हम नेक्स्ट ईयर की तैयारी करेंगे, ड्रॉप करेंगे। एक ये बच्चा है। दूसरा बच्चा है जिसका चैंपियन माइंडसेट है, वो बोल रहा है कि ठीक है गलती हो गई, अभी तक ढंग से तैयारी नहीं की या तैयारी स्टार्ट ही नहीं की। दोनों प्रकार का बच्चा है। तो अब क्या है, वो 4 महीने अपने मैक्सिमम देगा, जो 4 महीने बाकी हैं मैक्सिमम देगा तैयारी करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर अभी आपने क्विट कर दिया, मई में स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, वो 4 महीने का आपकी प्रिपरेशन में बच्चा गैप रह जाएगा। आप ये नहीं देख पाओगे कि 4 महीने में आप कितना अचीव कर पा रहे हो। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? फॉर एग्जाम्पल, ये 4 महीने अगर आपने डट के पढ़ाई करी, कोई बात नहीं, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, बट क्या आप 520 तक खींच खिंचा के कोर्स सीखे गए, 520 तक स्कोर आ गया, चलो 600 स्कोर आ गया आपके नीट एग्जाम में, 4 महीने कड़ी मेहनत करके जितना कोर्स हो पाया उतना दिया, एग्जाम भी दे के आए और इसके अराउंड मार्क्स आ गए। इससे होगा क्या? मैं बोल रही हूँ कि तैयारी स्टॉप नहीं करनी है, नो मैटर व्हाट स्टूडेंट यू आर। इससे ये होगा कि अगले साल भी अगर आप तैयारी करने का सोचोगे तो अगले साल आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करेंगे कि नहीं, मेरा बच्चा इस साल इतने ले आया, 12th के साथ इतने ले आया, बिना तैयारी के साथ इतने ले आया, तो अगले साल तो वो फोड़ेगा ही फोड़ेगा, तो वो आपको ड्रॉप करने से रोकेंगे नहीं। दूसरा चीज, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने 4 महीने में इतना स्कोर लाया हूं, तो एक और साल अगर मैं मेहनत कर लेता हूं तो मैं कितना कर पाऊंगा। तीसरी चीज, आपको स्ट्रेस हैंडल करना आएगा, क्योंकि आप ये समझिए, मैं फिर से ये बोल रही हूँ, अगले साल पे चीज डालनी ही नहीं है, इस साल में बहुत कुछ पॉसिबल है, क्योंकि कोर्स आपका आधा है। इतना ही बच्चे, पहले के जो बच्चे होते थे, बच्चा 2 साल पहले के बच्चे, वो इतना कोर्स तब अभी से स्टार्ट करते थे और टॉप करते थे अपने नीट के एग्जाम में। सो वही आपको उतना ही कोर्स, आधा कोर्स करना है और आधा ही टाइम आपके पास है। सो डेफिनेटली अचीवेबल है, गिवन कि आप अभी से स्टार्ट हो जाए। और अभी आप स्टार्ट होंगे तो आपको स्ट्रेस भी हैंडल करना है, क्योंकि अब आप एक टाइट डेडलाइन पे काम करेंगे, आपके पास समय बेकार करने को नहीं है, समय बिगाड़ने को नहीं है। इसके बाद मैं थोड़ी और आगे बात करती हूँ आपकी सब्जेक्ट वाइज। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को मैं एक तरीके से ट्रीट करने वाली हूँ। तो फिजिकल्स और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है पीवाईक्यूज में, और पीवाईक्यूज आपको जितने मिले उतने पीवाईक्यूज करने हैं। 15 साल तो मिनिमम है, उससे ज्यादा भी मिलते तो करने हैं।
उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करने और दो प्रकार से करने, एक करने हैं चैप्टर वाइज, जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, दूसरा है टॉपिक वाइज, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही करने। साथ ही इनकी फॉर्मूला शीट, माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स आपके पास फॉर श्योर होने चाहिए। और आपको अपने आप को डेडलाइन देनी है मार्च 15। मार्च 15 आपकी डेडलाइन है स्पेशली फिजिक्स के लिए। उसके बाद आप जो भी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस, उसको आप टाइमर लगा के प्रैक्टिस करोगे। उससे पहले बिना टाइमर के प्रैक्टिस करनी है, बट 15 मार्च के बाद हर एक सवाल, हर एक मॉक टेस्ट आपको टाइमर के साथ देना है। उसके बाद क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, वन शॉट देखना है, जरूर है देखना। अगर थ्योरी अच्छे से नहीं होगी तो आपका पढ़ना बेकार है। वन शॉट देखो, अभी से स्टार्ट करो, अभी से देखो। उसके बाद अगर आपको चैप्टर काफी आता है, ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको पहले के 1 2 3 चैप्टर्स अच्छे से आते हैं, पढ़े हैं, उनको वन शॉट नहीं देखना, उनको उस चैप्टर का फास्ट रिवीजन करना है। ठीक है, नोट्स होने चाहिए। नहीं है तो आपकी जो भी टीचर है उनसे मांगे कि मैम शॉर्ट नोट्स दे दीजिए इस चैप्टर के, डेफिनेटली दे देंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि मैंने बताया चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड पीवाईक्यूज, तीनों की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद पीवाईक्यूज तो करने ही है। और फिर भी अगर मिस्टेक्स हो रही, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिक्स से बहुत मिस्टेक्स होंगे और समझ में भी नहीं आएगी क्यों हो रही है, तो क्या करना है, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी है। और फिर आप हो सके तो इस वाले टेलीग्राम चैनल पे जाके, दिस इज माय ओन टेलीग्राम चैनल, इस पे जाके यू कैन डेफिनेटली टेल मी ऑल योर डाउट्स, ऑल योर मिस्टेक्स। एंड यहाँ पे हम एक कम्युनिटी की तरह सारे डाउट सॉल्विंग सेशंस रखते हैं। और अगर आपको टीचर्स के साथ वन ऑन वन चाहिए कि मैम मेरे डाउट्स जो भी आपकी तैयारी के बीच में आ रहे हैं, यू वांट दैट, तो रैंक प्लस इज ऑल्सो ऑफरिंग अ मेंटरशिप प्रोग्राम, और उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी जो भी डाउट्स, जो भी आ रही है, मिस्टेक्स हो रही है तो फिर से आपको नोट्स पे ध्यान देना है। नोट्स पढ़ के भी मिस्टेक्स सॉल्व नहीं हो रही, इसका मतलब है कि आपको किसी टीचर की जरूरत है, एंड वी आर ऑलवेज अवेलेबल देयर। उसके बाद इनऑर्गेनिक, मैं एक बात बताती हूँ, इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी को एक साथ एक जैसे टैकल करना है। ये दोनों जो इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी, आपको सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक की बात करूं तो सारे ट्रेंड्स की एक लिस्ट होनी चाहिए। बार बार एनसीईआरटी में नहीं पढ़नी, टाइम कंज्यूमिंग होती है, ज्यादा उससे बेनिफिट नहीं हो पाता। तो ऐसी ऑल ट्रेंड्स का पूरा लिस्ट होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, और एनसीईआरटी का क्रक्स आपके पास होना चाहिए कि लिखा क्या है। हर लाइन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे कि वो बताना चाहते हैं, नहीं, कुछ ही लाइंस इंपॉर्टेंट है, और जो एक अच्छा टीचर होगा वो आपको इसका क्रक्स निकाल के देगा। एंड इफ यू वांट दैट, मेक श्योर कि नीचे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है, वहां पे आई कीप ऑन पोस्टिंग एवरीथिंग जो भी आपकी रिलेटेड है, रिलेटेड टू योर एग्जाम। तो नोट्स और माइंड मैप आपके पास इनऑर्गेनिक के फॉर श्योर होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स एंड शॉर्ट माइंड मैप्स इनफ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और पीवाईक्यूज, दैट इज इट। बायोलॉजी आपको कैसे अप्रोच करनी है, सिर्फ एनसीईआरटी पे ध्यान देना है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, और साथ ही में पीवाईक्यूज, इससे ज्यादा नहीं करना। और जब भी इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी की बात होती है तो इसमें आपकी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि आपका रिवीजन 80% होना चाहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस 20%। मतलब इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लगाने, पीवाईक्यूज कर लिए इनफ है। एक बार कोई ना कोई शीट, कोई ना कोई मॉड्यूल जो टीचर ने करवा दी, कुछ टॉप 50 क्वेश्चन जो मैं करवा ही रही हूँ आपको, इनऑर्गेनिक में, बायोलॉजी में भी मैम करवा रहे हैं आपको, दैट इज इनफ। इसमें आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है रिविजन में, याद करने के लिए चीजें, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते ऑर्गेनिक, जो कि ट्रिकी है, ऑर्गेनिक। लगेगा कि इसके थ्योरी पढ़ लेते तो हो जाएगा काम, नहीं होगा। ऑर्गेनिक इज द ओनली सब्जेक्ट जिसमें मैं बोलती हूँ थ्योरी पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्वेश्चंस पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इसके जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको हर क्वेश्चन अलग क्वेश्चन दिखाई देगा एग्जाम में, जो नहीं होना चाहिए। हमें हर क्वेश्चन देखा हुआ होना चाहिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इसकी लाइव क्लासेस आप बहुत बहुत अच्छे से फॉलो करें। जब भी ऑर्गेनिक की लाइव क्लासेस होती है, स्पेशली ऑन दिस चैनल, मेक श्योर यू फॉलोइंग दैट, क्योंकि इसमें मैं एनसीईआरटी का भी हर पार्ट कराती हूँ, एक्स्ट्रा भी करवाती हूँ, और किस प्रकार से एप्लीकेशन प्रैक्टिस करनी है आपको ऑर्गेनिक की, वो सारी चीजें हम करते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको ऑर्गेनिक अप्रोच कैसे करते हो, क्या आप चैप्टर वाइज ऑर्गेनिक करो, नहीं, आपको ऑर्गेनिक कैसे करनी है, पहले जीओसी और आइसोमेरिज्म आपको परफेक्ट करना है। जीओसी आइसोमेरिज्म को इग्नोर नहीं करना, करोगे तो बहुत चीजें आपकी वैसे ही गलत हो जाएंगी। तो जीओसी आइसोमेरिज्म पक्का होना चाहिए। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना, आपको कैसे पढ़ना है,
कि आपको चैप्टर वाइज ना पढ़ के सारी नेम रिएक्शन और डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट्स एक साथ पढ़ने हैं, और आपके पास जितने भी रिएजेंट है पूरी एनसीईआरटी में, मतलब सारे एनसीईआरटी के नहीं, नीट एग्जाम में जितने भी रिएजेंट्स है उसकी लिस्ट होनी चाहिए, और वो कौन से फंक्शनल ग्रुप को किस में कन्वर्ट करता है। इसके लिए एक नई सीरीज भी लेके आ रही हूं जिसमें सिर्फ हम रिएजेंट्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं, राइट। रिएजेंट्स का एक एक रिएजेंट देखेंगे, जैसे KMnO4 एक इंटरेस्टिंग रिएजेंट है, वो आपकी कितने सारे फंक्शनल ग्रुप्स, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, इन सबको किस प्रकार से ऑक्सीडाइज करता है कोल्ड कंडीशन में, हॉट कंडीशन में, जब टेम्परेचर चेंज होता है उस कंडीशन में। तो हमें ऊपर से नहीं पढ़नी चीजें, वी हैव टू गो इनटू द डेप्थ, तब जाके ऑर्गेनिक हमारी पूरी होती है। तो अगर आपको रिएजेंट लिस्ट चाहिए, वंस अगेन प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। साथ ही में आई एम ब्रिंगिंग अ सीरीज जस्ट फॉर द ऑर्गेनिक, स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब, जिसमें हम रिएजेंट्स को बहुत अच्छे से करने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट चीज इज कीप रिवाइजिंग, मैंने बहुत बड़ा लिखा है। ये सारी चीजें करने के बाद आपको हर चीज को रिवीजन में सबसे मैक्सिमम टाइम देना। रिवीजन नहीं किया, इट इज गुड एज नथिंग, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने कुछ भी अच्छे से नहीं किया, क्योंकि आपको अब 650 प्लस मार्क्स नहीं लाने, 680 प्लस 700 मार्क्स लाने। वो तभी पॉसिबल है जब आपकी हर चीज आपकी टिप पे हो, वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत ही कम हो चुका है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद अगली लास्ट चीज विच यू हैव टू डू इज टेस्ट, गिव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टेस्ट। मैं आपको फिर से बता रही हूं, आपके पास एक डेडलाइन होनी चाहिए कि इस डेडलाइन तक मेरे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। आई विल टेल यू डेडलाइन आपकी होनी भी क्या चाहिए अभी आगे मैं बताने वाली हूँ, टाइम टेबल भी आपको क्या रखना है, बट आपको अपनी तरफ से टेस्ट देना है। आप जो भी तैयारी की जिस भी स्टेज में हो, टेस्ट देना नहीं छोड़ना। ये हैबिट बना लो कि मुझे हर 15 दिन में, जैसे अभी थोड़े दिन है तो हर 15 दिन में मुझे टेस्ट देना ही देना है, चाहे मैं थोड़े से चैप्टर्स का दूं, चाहे मैं थोड़े ज्यादा चैप्टर्स का दूं। तो आपको जिस भी चैप्टर का टेस्ट देना है उसके बाद आपको अपनी परफॉर्मेंस एनालिसिस खुद से करनी है, या फिर आप हमारी ऐप का भी फायदा ले सकते हो। तो बच्चा ये ऐप है, जैसे हमारी ऐप वी आर प्रोवाइडिंग द टेस्ट सीरीज, इट इज कॉल्ड एज ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, ऑलरेडी स्टार्टेड, ऐप पे अवेलेबल है। चाहे आप जेई के स्टूडेंट हो, नीट के स्टूडेंट हो, आप नीट के हो, सो डेफिनेटली मेक श्योर नीचे आपको लिंक में इस टेस्ट सीरीज का लिंक मिल जाएगा। आप ऐप पे जाके टेस्ट दे सकते हो, जहां पे आपको आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट खुद ब खुद मिल जाएगी। आपको देखना नहीं पड़ेगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है। तो जो स्ट्रांग चैप्टर्स है उस पर थोड़ा कम काम करना है, और वीक चैप्टर्स पे शुरुआत के महीनों में ज्यादा काम करना है। फिर उसके बाद जैसे जैसे समय पास आएगा मैं स्ट्रैटेजी बदल दूंगी, मैं बोलूंगी कि जो स्ट्रांग चैप्टर्स है उन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वीक चैप्टर्स पे सबसे कम, राइट। उसके बाद अब ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। नहीं किया, इट इज गुड एज कि आपके बहुत सारे चैप्टर्स रह जाएंगे अच्छे से करने। अब देखो फिजिक्स में आपके कुछ 19 से 20 चैप्टर्स है, मैंने इससे लिखा है क्योंकि एक चैप्टर आपका एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। तो 19 to 20 चैप्टर्स आते हैं फिजिक्स में। अब फिजिक्स में आप अपने आप को डेडलाइन दो मार्च 15 की डेडलाइन दो। तो अभी मार्च 15 में मोटा मान के चलते 60 दिन बाकी है, 2 महीने बाकी है मार्च 15 में। डेडलाइन के मार्च 15 तक मेरा बहुत अच्छे से एक बार सिलेबस हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब आपके पास हर एक चैप्टर को देने के लिए कुल 4 दिन है, जो कि इनफ है। नीट के हिसाब से 4 दिन आप सिर्फ एक चैप्टर को दे रहे हो, और वो भी ऐसे कि आपको पूरे दिन कितना घंटा पढ़ना है, सिर्फ 10 घंटा पढ़ना है। नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, लोग इससे भी ज्यादा पढ़ते हैं। मैं 10 आवर्स बोल रही हूँ, दिस इज दी मैक्सिमम अमाउंट, इससे ज्यादा मैं मांग भी नहीं रही। जो बच्चा अभी तक नहीं पढ़ा, इसका मतलब कि उसको पढ़ाई करने में ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट स्टिल उसको चाहिए, वो नीट का एग्जाम उसको क्रैक करना है, तो 10 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे। उसमें बच्चा 4 दिन में आपको एक चैप्टर करने के लिए दे रही हूँ, मोटा 4 दिन एक चैप्टर करना है। तो उसमें आप क्या करोगे, 1 शॉट करोगे एक दिन, और बाकी के 2 दिन आप प्रैक्टिस में लगा दोगे, तीसरे दिन मॉक टेस्ट देना है। तो इस प्रकार से आप टाइम्ड करके 4 दिन आपको एक चैप्टर को मिलेगा, जो कि इनफ है। अगर आप 1 शॉट भी 2 दिन में देखते हो तब भी आपका क्या होगा, चैप्टर हो जाएगा। बाकी के 2 दिन केवल प्रैक्टिस को दो, राइट। तो इनफ है, अगर दिन के 4 घंटे भी आप फिजिक्स को प्रैक्टिस को देते हो एक चैप्टर, तो इट इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ।
अगर फिर बायोलॉजी की बात करें तो सबसे कम चैप्टर्स है, 10 ही चैप्टर्स है। डेडलाइन मैं इसकी Feb 30 देती हूँ, ठीक है। तो 30 फरवरी तक आपको बायो कंप्लीट करनी है, सो दैट आप जल्दी से जल्दी रिवीजन स्टार्ट करो। जितना एनसीईआरटी पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो मतलब कि 50 दिन है Feb 30 में, और इसका मतलब आपको हर चैप्टर करने के लिए 5 दिन मिल रहे हैं। एवरी चैप्टर 5 डेज। डेफिनेटली आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, जिसमें आप पीवाईक्यूज भी कर लोगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लोगे, और एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आपको आपके दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए। केमिस्ट्री की बात करें तो कुल 20 चैप्टर्स हैं। इसमें मैं सबसे ज्यादा डेडलाइन दे रही हूँ, 30 मार्च की डेडलाइन दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी थ्योरी भी है, प्रैक्टिस भी है, ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस भी है। इट बिकम्स लेंदी, और इसमें क्या है, हमें आराम से हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना है। सबसे स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उसके बाद केमिस्ट्री है, उसके बाद फिजिक्स आता है। इसे स्कोर करते हैं हर बच्चा। तो बच्चा यहाँ पे आपको हर चैप्टर करने के लिए 4 दिन मिलेंगे, इनफ है। आप एक बार वन शॉट देखिए, चाहे 1 दिन या 2 दिन लगा के वन शॉट्स देखिए, या जो भी 2 शॉट्स है 2 बार में कंप्लीट है, क्योंकि कुछ लेंथी चैप्टर्स हैं। बाकी के 2 दिन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, केवल और केवल प्रैक्टिस। तो हर एक चैप्टर पे अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, 75 दिन है आपको केमिस्ट्री कंप्लीट करने के लिए, देन योर सिलेबस विल बी एक्सट्रीमली गुड, बहुत अच्छे से हो जाएगा, राइट। एंड इसके साथ ही आपको टाइम टेबल में ये बता रही हूं कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिला के जितना आपका मन करे उतना 8 घंटे इनको देने हैं, और सिर्फ दिन के 2 घंटे बायोलॉजी को देने। क्यों? क्योंकि हर चैप्टर को आपको 5 दिन मिल रहे हैं, तो 2-2 घंटे भी पढ़ोगे तो आपने 10 घंटे बायो के एक चैप्टर को दे दिया बच्चा, मोर देन इनफ। इतना हमें देना ही नहीं है, हमें पीवाईक्यूज हो जाएगा बायोलॉजी के, कुछ तो बहुत छोटे चैप्टर्स है, कुछ लेंथी चैप्टर्स है। सो दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स। आप इसमें आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम कम ज्यादा कर सकते हो, किसी दिन ज्यादा फिजिक्स कर ली, किसी दिन ज्यादा केमिस्ट्री कर ली, पर बायो का रिवीजन हमें हर दिन करना है, छोड़ना है ही नहीं। सो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, 10 आवर्स की पढ़ाई, बाकी आपके पूरा दिन आपके पास है, तो आपका क्या होगा बच्चा, कोर्स बहुत टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। इनफ टाइम है, इनफ प्रैक्टिस का टाइम है। और जब भी कोई आपको बीच में दिक्कत आती है अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में, रैंक प्लस टीम इज ऑलवेज हियर। आपको माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स फिजिक्स के प्रोवाइड हो रहे हैं बाय केके सर। सिमिलरली केमिस्ट्री की रेगुलरली लाइव क्लासेस चल रही है, सिमिलरली बायोलॉजी की क्लासेस चल रही है। केमिस्ट्री की बात करूं, बिकॉज आई एम केमिस्ट्री टीचर ओवर हियर, तो बच्चा आपको टॉप 50 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के यहाँ पे मिल रहे हैं फिलहाल। एंड राइट नाउ वंस अगेन आपके लिए एक नया बेस स्ट्रैटेजी वीडियो बेस्ड ऑन व्हाट स्ट्रैटेजी यू आर फॉलोइंग राइट नाउ। तो ये किसी बच्चे के लिए बहुत अच्छी रिवीजन स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, क्योंकि हमने आपको डेडलाइन दी है मार्च 30 तक आपके सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। तो दिस कुड बी अ वेरी वेरी गुड रिवीजन स्ट्रैटेजी अगर आपका पूरा सिलेबस हो चुका है। अदरवाइज बेसिक से एडवांस करने की भी ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है, विच इज गोइंग टू बी फॉलोड ऑन दिस चैनल एज वेल। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है, विच यू शुड डेफिनेटली डू, जितने टेस्ट दोगे बच्चा उतना आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, ये बात ध्यान रखना, राइट। तो आप जितने मॉक टेस्ट दोगे उतना ही आपको पता चलेगा। सो मेक श्योर यू जॉइनिंग द टेस्ट सीरीज। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी जॉइंड, राइट। तो आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक पता चलेगी, टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। साथ ही में अगर इस सब के बाद भी डाउट्स रह जाते हैं, सो यू हैव आवर इमीडिएट सपोर्ट। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे शेयर किया है। मेक श्योर दैट यू रीच आउट टू मी ऑन दिस लिंक। ये कहीं पे ये रहा, सो दिस इज द लिंक। मेक श्योर यू रीच आउट टू दिस लिंक टेलीग्राम पे। जो भी मिस्टेक्स आ रही है, जहां पे भी प्रॉब्लम आ रही है, दिस मैम इज ऑलवेज देयर फॉर यू टिल जब तक आपका नीट 2025 का एग्जाम नहीं हो जाता। बट मुझे हर एक बच्चे से एक वचन चाहिए कि मैम मैं अपना पूरा मेहनत दूंगा, क्योंकि मैंने आपको पूरा ओवरऑल ड्रीम आपको दिखा दिया है। मुश्किल नहीं अचीव करना, बच्चे गिव अप कर देते हैं, वो नहीं कर रहा। 4 महीने अगर अभी से भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग विल के साथ जा रहे हो, ऑप्टिमिज्म के साथ, विदाउट एनी पैनिक नहीं करना। पैनिक कर दिया उसी वक्त भूल जाओ कि आपकी सीट चलेगी। सीट मिलना मुश्किल नहीं है, पेपर इजी आता है तो टैकल करना इजी है। पेपर इजी आता है, पेपर रिवीजन जितना किया है उतना आप सही क्वेश्चन मार्क करने पे ज्यादा आपको डिपेंड करना है। तो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। जहां पे भी वीक पॉइंट्स है, मेक श्योर यू रीचिंग आउट टू द टीचर्स। एंड टेस्ट का डिटेल्स मैंने आपको दे दिया है। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको आपकी प्रिपरेशन जर्नी में कोई भी
डाउट या कोई भी असुविधा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड मुझे हर एक बच्चे से वादा चाहिए, नीचे मुझे सभी का लिखा हुआ कि मैम मैं नीट 2025 फोड़ूंगा। ठीक है, तो ये आप अपने आप से प्रॉमिस करो, मेरे को बता के कुछ नहीं होगा, बट आपको ये पता होगा कि मैंने वहां पे लिखा था। सो व्हेनेवर यू स्पीक समथिंग, आपके मम्मी पापा ने सिखाया है कि जो भी बोलो, जो भी प्रॉमिस करो उसको पूरा करना है, तो आपके कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में ये फिट हो जाएगा कि मुझे तो नीट 2025 फोड़ना है। तो क्या आप में हिम्मत है नीट 2025 फोड़ने की? इफ यू स्टिल थिंक यू डेयर टू डू दैट, so make sure you write down in the comment section so that you keep on coming back to it कि मैंने लिखा था, I have promised myself। ये आपको अपने खुद का प्रॉमिस है, मेरे को प्रॉमिस नहीं है। Remember that thing. Thank you so much for attending this lecture and I will see you in my live classes. Bye bye.